प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है आपके जीव जगत का वर्गीकरण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और चैप्टर फर्स्ट है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड अध्याय है आपके जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आपने इन नोट्स को कंप्लीट अच्छे से आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आपको अच्छे से याद रखना है कि जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके अरस्तु को दिया जाता है। और इन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान है उसका जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अरस्तु ने पादपों को सरल आकारिकी लक्षण के आधार पर इन्हें शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया। अरस्तु ने जंतुओं को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है दो जगत का वर्गीकरण यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दो जगत का वर्गीकरण है वो क्या होता है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में द्विजगत पद्धति के बारे में बताया है। और कैरोलस लिनियस ने विश्व के सभी जीवों को दो जगतों में विभाजित किया है। एक तो जंतु जगत है जिसको एनिमेलिया कहा जाता है, और दूसरा है आपके पादप जगत जिसको क्या कहा जाता है? प्लांटी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण का मुख्य मापदंड कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति थी। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में दो जगत पद्धति के दोष। अब दो जगत पद्धति है उसके कौन कौन से दोष थे, तो इसमें पहला दोष आप पढ़ सकते हैं कि इस पद्धति में यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों यानी प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों के बीच विभेदन है वो नहीं किया गया। अतः जीवों का यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं माना गया। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में बच्चों पांच जगत वर्गीकरण। अब पांच जगत वर्गीकरण क्या होता है? तो पांच जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पांच जगत वर्गीकरण है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? RH व्हिटेकर। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। RH व्हिटेकर ने जीवों को पांच जगतों में विभाजित किया जो निम्न है, जिसमें मोनेरा है। अब वो पांच जगत कौन कौन से? एक तो मोनेरा, दूसरा आपके प्रोटिस्टा है, थर्ड है आपके कवक, और 4 है आपके प्लांटी, और 5 है आपके एनिमेलिया। तो ये पांच जगत आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि RH व्हिटेकर ने निम्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इसमें कोशिका जटिलता की संरचना है, शरीर संगठन की जटिलता है, पोषण की विधि है और प्रजनन है। और उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों आपके यहाँ पर पांच जीव जगत के लक्षण है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना पूरे का, या आपको बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद में है मोनेरा जगत। अब देखिए मोनेरा जगत क्या होता है बच्चों? मोनेरा जगत के बारे में कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ और गहरे समुद्र जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं और कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उसके भीतर
परजीवी के रूप में रहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह यानी गोलाकार कोकस और छड़ाकार बेसिलस कामा और आकार के विबेरियम तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम में बांटा गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर विभिन्न आकार के बैक्टीरिया है, इनका आपका डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें बीजाणु है, बेसिलाई है, कोकाई है, कसाब है, विबेरियो है। तो ये सभी बैक्टीरिया है, इनका डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद में है बच्चों आद बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र और हेलोफी गर्म झरने और कच्छ क्षेत्र हैं मेथेनोजेन उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मेथेनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय और भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं और इनके गोबर से मीथेन जैव गैस है उसका उत्पादन करते हैं। उसके बाद में है बच्चों आपके यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या होते हैं कि हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और कसाब के द्वारा की जाती है। और उसके बाद में है साइनो बैक्टीरिया। अब साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिन्हें नीले हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसमें हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी या तंतु में लवण जलीय समुद्री या स्थलीय शैवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक और एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। और उसके बाद में परपोसी बैक्टीरिया। तो परपोसी बैक्टीरिया है वो प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हैं वो रोगजनक होते हैं और जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। और विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हेजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां हैं वो होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण है, ट्रांसफर है वो होता है। और यहाँ पर देखिए नोट लिखा है, तो ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा जैसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। और यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में है बच्चों ये भी आपके डायग्राम दे रखा है। उसके बाद में प्रोटिस्टा जगत। अब प्रोटिस्टा जगत क्या होता है बच्चों कि सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। और क्राइसोफाइट और डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनाइड और अवपंक, कवक और प्रोटोजोआ सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। और प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग वो पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यह अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन और युग्मनज बनने की विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन है वो करते हैं। उसके बाद में है क्राइसोफाइट। अब देखिए बच्चों क्राइसोफाइट क्या होता है? इस समूह के अंतर्गत डाईएटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं और डाईएटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच है वो बनाती है। उसके बाद में है बच्चों अगला है आपके कि इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डाईएटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाईएटमी मृदा है वो कहा जाता है। उसके बाद में है बच्चों की कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक माने जाते हैं। उसके बाद में बच्चों डायनोफ्लेजिलेट।
अब डायनोफ्लेजिलेट क्या है? ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल दिखते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है उसके बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं हैं वो होती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कसाब होते हैं और जिसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। और उसके बाद में बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है आपके प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है और जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। और इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं गोनिया लेक्स, इसका उदाहरण है डायनोफ्लेजिलेट का। लाल जो डायनोफ्लेजिलेट है उसका एग्जाम्पल है गोनिया लेक्स। उसके बाद में है यूग्लिनोइड। अब देखिए यूग्लिनोइड क्या है कि इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इनकी संरचना को क्या करती है? लचीला बनाती है। और इनमें दो कसाब होते हैं जिसमें एक छोटा और एक दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। और उसके बाद में यह बच्चों अवपंक कवक। अब देखिए अवपंक कवक है वो क्या होता है? अवपंक कवक के मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। और उसके बाद में अगला पॉइंट है आपके कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रोटोजोआ। अब देखिए बच्चों प्रोटोजोआ क्या है? तो सभी प्रोटोजोआ प्रपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ को चार प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है जिसमें फर्स्ट है आपके अमीबीय प्रोटोजोआ। अब अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होता है? ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम्य मृदा में पाए जाते हैं और ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। और इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ एंट अमीबी परजीवी भी होते हैं। उसके बाद में सेकंड है कसाबी प्रोटोजोआ। अब कसाबी प्रोटोजोआ क्या है? इस समूह के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है और परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, इसका उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा। ओके। उसके बाद में है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरह भेज दिया जाता है। उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। उसके बाद में है स्पोरोजोआ। अब देखिए बच्चों स्पोरोजोआ क्या है? तो इस समूह में से वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी प्रजाति है। उसके बाद में ये डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम कंप्लीट आपको अच्छे से जिसमें फंजाई है ये आपको दे रखा है म्यूकर का। ओके। जो ए विकल्प में जो डायग्राम है वो म्यूकर का है और बे में दे रखा है एस्परजिलस और एगेरिकस है। तो ये सारे डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान से आपको देखने हैं और अच्छे से इनका प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद में है कवक फंजाई जगत। अब बच्चों कवक फंजाई जगत क्या होता है? नम रोटी और सड़े हुए फलों में कवकों को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मसूरम या कुकुरमुता टोडेस्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं। एक कोशिकीय फंजाई जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। और गेहूं में कीट रोग, गेहूं में कौन सा रोग है? कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। और कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई तंतुमयी होते हैं लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है।
और ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। जिन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? कवक तंतु कहा जाता है। और कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फंजाई है उसकी कोशिका भित्ति कौन से पदार्थों की बनी होती है, तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड। और वे मृत पदार्थ से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। और जो फंजाई सजीव पौधों या जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई है वो सहजीवी कहलाती है। ऐसी फंजाई का क्या नाम दिया गया है? सहजीवी फंजाई। और उसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट है आपके कि फंजाई में जनन कायिक खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड एस्कस बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इसी क्रिया को प्लेज्मोगेमी कहते हैं। और 2 केंद्रकों का संलयन होना जिन्हें केंद्रक संलयन कहते हैं। और युग्मनज में नियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके कि कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज क्या होता है बच्चों? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपघटकीय तथा बहुकेंद्रित होते हैं और अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु के द्वारा होता है। और ये बीजाणु दाने में अंतर्जातीय होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्मक हैं, जो युग्माणु हैं वो बनते हैं। और इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। उसके बाद में है इनके सामान्य उदाहरण दे रखे हैं आपको। एक तो म्यूकर है, राइजोपस है, रोटी के कवक तथा एलबुगो सरसों पर परजीवी फंजाई है। उसके बाद में है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज है, ये भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं कि इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। और विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकी जैसे यीस्ट सेकेरोमाइसिस के अलावा ये पेनिसिलियम होती हैं। और ये मर्तजीवी अपघटक परजीवी या समलरागी पशु विष्ठा पर उगने वाली होती है। उसके बाद में है कवक जल साखित तथा पटीय होता है। तो ये प्यारे बच्चों आप इन पॉइंट्स को कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद में है बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है? बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार होते हैं। मसूरम है और फ्रैंकट फंजाई है या पफ बॉल है। ये मिट्टी में लट्ठे या वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। तो इसको भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और इसमें लैंगिक अंग वो नहीं होते हैं, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसको भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो शानदार बेस्ट नोट्स हैं और इन नोट्स को पढ़कर आप बायोलॉजी में जीव विज्ञान में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बुक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पादप जगत है, प्लांटी किंगडम है, ये भी आपको कंप्लीट दिया गया है। तो इसको भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। उसके बाद में है जंतु जगत, जिसमें एनिमेलिया किंगडम दिया गया है, इसको भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। विषाणु वायरस, ये भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले वायरस के बारे में दिया गया है। और जितने भी मैंने हाईलाइट किए, जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जो लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपके है प्रोन्सक प्रिहोन, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लाइकेन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लाइकेन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में ये आपको डायग्राम दिया गया है टोबैको मोजेक वायरस यानी TMB और जीवाणु भोजी। तो ये डायग्राम भी, इस डायग्राम का भी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो प्यारे बच्चों सेकंड जो चैप्टर है
वो आपके इतना ही है। और फर्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसके नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।